हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की बुक्स मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, क्लास 7 भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ और क्लास 8 की बुक के 7 लेसन मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्येक वीडियो में मैंने दो लेसन कंप्लीट करवाई हैं, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने एक ही लेसन पढ़ाया था क्योंकि ये जो 8वां लेसन है ये काफ़ी बड़ा है। इसीलिए मैंने इस लेसन को उस वीडियो में शामिल नहीं किया, क्योंकि इसे शामिल करने से वीडियो भी बड़ा हो जाता और बड़ा वीडियो देखने से आप लोगों को भी परेशानी होती है। इसीलिए इसे मैं आज की वीडियो में कंप्लीट करवा रही हूँ। और ये लेसन भी बड़ा है और इसके बाद वाला लेसन भी बड़ा है और 10वां लेसन है वो भी बड़ा है। तो अब से मैं प्रत्येक वीडियो में एक ही लेसन कंप्लीट करवाऊंगी। मैंने ये आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि जितने ये भी छोटे छोटे लेसन हैं उन्हें मैं एक साथ 2 कंप्लीट करवा दूंगी और बड़े लेसन मैं एक वीडियो में एक ही पढ़ाऊंगी, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा लेवल 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, जो फरवरी 2023 में हुआ था। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर देखने से आपको पता चलेगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 8वां लेसन है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। अच्छा लेसन है, कई प्रश्न बनने की संभावना भी है इस लेसन से। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर लोक कल्याणकारी पहल करती है। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देता है। हमारी सरकार ने सामाजिक समरसता, राजनीति व आर्थिक समानता हेतु कई जन कल्याणकारी कानून बनाए हैं, जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। सबसे पहले लिखा है भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार। लिखा है, प्राचीन काल से ही जमींदारी प्रथा के कारण भूमि स्वामित्व की विषमता एक विकराल समस्या के रूप में उभर कर आई। आजादी के बाद सरकार ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? आजादी के बाद एक कानून बनाया गया और उसी के बाद जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। लेकिन फिर आगे क्या हुआ है? कानूनों की आड़ में ही जमींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ जमीन का हक होने से रोक दिया। जमीनी स्वामित्व की विषमताओं के कारण देश में कई जगह हिंसा की घटनाएं होने लगीं। उसी समय विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव तिरुचपल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान में देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। और ये आपको याद रखना है, प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? विनोबा भावे ने की। कब की? 18 अप्रैल 1951 को। और कहां पर की? तेलंगाना के एक छोटे से गांव तिरुचपल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना था। विनोबा भावे ने भूस्वामियों से उनकी कुल जमीन का 6वां हिस्सा दान में देने की अपील की। यानी कि जो भूस्वामी थे उनसे ये अपील की विनोबा भावे ने कि उनकी जमीन का 6वां हिस्सा वे दान में दे दें। पूरे देश में इस आंदोलन को जनता का समर्थन मिला। भूदान में प्राप्त जमीन का लगभग 1/3 भाग का उपयोग समाज के वंचित वर्ग व आदिवासी भूमिहीनों में बांटने में किया गया। तो भूदान आंदोलन से जो जमीन प्राप्त हुई, इसके 1/3 भाग का उपयोग किया गया समाज के वंचित वर्ग के लिए और आदिवासी भूमिहीनों को बांटने में। भूमिहीन यानी कि जिनके पास कोई भी जमीन नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया और ये तो आपको याद ही रखना है। राज्य सरकार ने ग्रामदान अधिनियम 1971 भी पारित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजादी के समय राजस्थान की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। ये कब की बात की जा रही है? आजादी के समय की। राज्य का आधे से ज्यादा भाग रेगिस्तानी व सूखा था। वर्तमान में विभिन्न नई औद्योगिक व आर्थिक शक्तियों के उदय व विकास के कारण राज्य की भूमि व कृषि पर निर्भरता कम हुई। फिर भी कृषि
भूमि व किसान राज्य की प्राथमिकता में सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जमीन को सस्ता, शीघ्र व सुलभ न्याय दिलाने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना की। तो ये आपको याद रखना है। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया। राज्य सरकार भूमि की गुणवत्ता सुधारने व पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं, नवीन कृषि तकनीकें आदि सुविधाओं के विस्तार हेतु लगातार प्रयासरत है। तो ये आपको याद रखना है। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया? 1955 में, और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है अस्पृश्यता उन्मूलन, और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। लिखा है आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी आदि ने जातिगत भेदभाव और असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसी तरह राजस्थान में भी स्वतंत्रता से पूर्व दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय आदि समाज सुधारकों के नामों का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने हेतु प्रभावी प्रयास किए। समानता लोकतंत्र का आधार है, अतः भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान माना गया है और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। अर्थात संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये किसके अनुसार बताया गया है? संविधान के अनुसार, और ये आपको याद भी रखना है। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, और ये अनुच्छेद पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में। आगे लिखा है अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया, और ये याद रखिएगा। तो यहां से आपको यही याद रखना है। सबसे पहले तो यही याद रखना है कि राज्य किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा। और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है राजस्थान सरकार ने भी अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अपने यहाँ प्रभावशाली रूप से लागू किया। इसी तहत राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 को भी सख्ती से लागू किया गया, जिसमें दलितों के आर्थिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेषकर उनकी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले तथा उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निजी जमीन से बेदखल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्राविधान है। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बच्चों आदि के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो ये आपको याद रखना है, वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ये इन सब के लिए कार्य करता है जो यहाँ पर बताए गए हैं। तो अस्पृश्यता के बारे में आपने जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण। अच्छा लेसन है, इससे प्रश्न बनने की संभावना है। लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान के संदर्भ में पंडित नेहरू का यह कथन बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। यहाँ के इतिहास में कई वीर महिलाओं की गाथाएं देखने को मिलती हैं। फिर भी राजस्थान के समाज में पितृ सत्तात्मक मानसिकता, व्यवहार, रूढ़िगत मान्यताओं के चलते महिलाओं की स्थिति बहुत ही विचारणीय रही है। लिंगानुपात, साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में राजस्थान की महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इसीलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारना हमारी सरकार के लिए
एक बड़ी चुनौती है। स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर बहुत कम थी। कब कम थी? जब भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता के समय की बात हो रही है। स्वतंत्रता के बाद से ही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.10% है। ये आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं, जो सन 1951 में मात्र 2.51% थे। यानी 1951 में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 2.51%। और 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी हो गई? 52.10%। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता में रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास की सभी धाराओं में महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करने के प्रयास सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। तो महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब लिखा है महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के प्रमुख प्रयास। क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं राज्य सरकार द्वारा, उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले लिखा है राज्य महिला आयोग। लिखा है राज्य सरकार ने 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया, और यही आपको याद रखना है। यह महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच, राज्य लोक सेवाओं में महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करना तथा महिलाओं की दशा में सुधार की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाता है। आयोग जनता से सीधी सुनवाई, जनसंवाद, शिकायत तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान के आधार पर कार्यवाही करता है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो राज्य महिला आयोग का गठन किया गया 15 मई 1999 को, और यह महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच, राज्य लोक सेवाओं में महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करना, महिलाओं की दशा में सुधार की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाने के लिए कार्यरत है। और इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं, और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम। लिखा है महिलाओं को रोजगार देने एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती हैं। अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से स्वावलंबन की प्रवृत्तियां विकसित करती हैं और स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ती हैं। इन समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार अवसर उपलब्ध करवाती है। तो महिलाएं खुद समूह बनाती हैं और छोटी छोटी बचत के माध्यम से स्वावलंबन की प्रवृत्तियां विकसित करती हैं, और इन समूह द्वारा जो उत्पाद निर्मित किए जाते हैं तो सरकार उनके लिए, उनकी बिक्री के लिए अवसर उपलब्ध करवाती है। ये सरकार का कार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005, और यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। लिखा है महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी उपनिदेशकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं प्रचेताओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य के सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा सुविधा के रूप में अधिकृत किया गया है। तो यहाँ से आपको इतना ही याद रखना है कि महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, अगली जो योजना लिखी हुई है ये है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, साक्षरता, कौशल विकास तथा सामाजिक मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है।
यह योजना 11 से 18 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली तथा बीच में विद्यालय छोड़ने वाली किशोर बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है। यानी कि ऐसी लड़कियां जो विद्यालय नहीं जाती हैं, जिनकी उम्र कितनी है 11 से 18 वर्ष, या जिन्होंने बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया है, ऐसी लड़कियों के लिए ये योजना संचालित की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत वर्ष 2015 में देश भर में घटते बाल लिंगानुपात को ध्यान में रखकर की गई। तो ये आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत कब की गई, वर्ष 2015 में। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालय के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 2015 में की गई और यह बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानून भी विद्यमान हैं, जैसे हिंदू उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956 संशोधन कब हुआ इसमें 2005 में, दहेज निषेध अधिनियम 1961 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925 संशोधन 1986, 2006। तो साथ में ये भी याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण कानून भी हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है मतदान प्रक्रिया के बारे में। चलिए मतदान प्रक्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है विद्यालय में बाल संसद के चुनाव हो रहे थे। सभी विद्यार्थी मतपत्र पर निशान लगाकर अपनी पसंद के कक्षा प्रतिनिधि का समर्थन कर रहे थे। तभी गीता शिक्षक से पूछती है कि गुरुजी क्या विधानसभा व लोकसभा के लिए भी प्रतिनिधियों का चुनाव इसी तरह किया जाता है? गुरुजी ने बताया कि अब अधिकांश चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम के प्रयोग में मतपत्र पर मोहर लगाने के स्थान पर मशीन का बटन दबाकर अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया जाता है। एक ईवीएम द्वारा अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। इनमें से अंतिम बटन नोटा विकल्प का होता है। इस प्रक्रिया में मतदान केंद्रों का निर्धारण, मतदाता सूची का प्रकाशन, उम्मीदवारों की सूची, ईवीएम को चुनाव हेतु तैयार करना आदि कार्य शामिल हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर द्वारा एक मतदान दल का गठन किया जाता है। मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी व अन्य मतदान अधिकारी होते हैं। आगे लिखा है मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही मतदाता के नाम का मतदाता सूची से मिलान किया जाता है। उसके बाद मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाती है। मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर करने के बाद मतदाता ईवीएम मशीन पर वोट डालने के लिए मतदान केबिन में प्रवेश करता है। वहां पर ईवीएम का बटन दबाकर गुप्त रूप से अपना वोट डालता है। आप सभी लोगों को पता होगा इस प्रक्रिया के बारे में, आप सभी लोग मतदान करते हैं तो आप सभी को पता होगा। आगे लिखा है इस प्रकार मतदान प्रक्रिया पूर्ण होती है। आजकल ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का भी प्रयोग किया जाता है। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अपने सम्मुख उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ईवीएम के मतों की गणना करवाता है तथा परिणाम की घोषणा करता है। अब यहाँ पर दो महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं। नोटा के बारे में लिखा हुआ है, आप सभी लोग जानते तो हैं ही नोटा के बारे में, जो नोटा बटन होती है। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में से किसी भी उम्मीदवार को अगर मतदाता उपयुक्त नहीं मानता है तो वह अंतिम नोटा यानी नन ऑफ द एबव बटन दबाकर अपना मत सुनिश्चित करता है। यदि जितने भी उम्मीदवार हैं आपको किसी को भी अपना मत नहीं देना है तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं, इसलिए ये बटन उसमें होती है। और नोटा का मतलब क्या होता है? नन ऑफ द एबव।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक शब्द अभी प्रयोग हुआ था VVPAT, इसके बारे में भी जान लीजिए। लिखा है VVPAT का पूरा नाम वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। यह एक प्रिंटर युक्ति है। इसको ईवीएम के बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। मतदान होते ही प्रिंटर द्वारा एक बैलेट पर्ची प्रिंट होती है, जिस पर उम्मीदवार का क्रमांक, नाम व चुनाव चिन्ह अंकित होता है। यह पर्ची 7 सेकंड तक एक पारदर्शी बॉक्स में मतदाता को दिखाई देती है। उसके बाद पर्ची प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स में चली जाती है। बीप की आवाज सुनाई देती है। इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इससे मतदाता यह जान सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसे ही वोट मिला है या नहीं। इसके उपयोग से निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता व विश्वसनीयता बढ़ी है। मतगणना में विवाद की स्थिति में इन पर्चियों की सहायता ली जा सकती है। तो यहाँ आप चित्र में भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता स्वीप। लिखा है मतदाताओं, नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कहते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य 2 उद्देश्य हैं। सूचित मतदान यानी निष्पक्ष व नीतिपरक मतदान, और दूसरा है सूचित मतदान, जागरूकता के साथ मतदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है सूचना का अधिकार। चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है कभी कभी समाज के विभिन्न वर्गों व सामाजिक संगठनों द्वारा किसी खास कानून को बनाने के लिए सरकार से मांग की जाती है। इन मांगों के प्रति सरकार संवेदनशील होते हुए कानून का निर्माण करती है। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान के राजसमंद जिले की भीम तहसील के देवडूंगरी गांव में मजदूरों एवं किसानों ने अपनी मजदूरी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जैसे हाजिरी और भुगतान रजिस्टर की प्रतियां मांगने के लिए संघर्ष किया। इसी मांग के आधार पर सन 2000 में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य बना, और यही आपको याद भी रखना है। सन याद रखना है 2000, और सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। आगे लिखा है धीरे धीरे सूचना के अधिकार का संघर्ष आंदोलन का रूप लेते हुए राष्ट्रव्यापी हो गया। जनता की भावना स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया। ये आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया या कब पारित किया गया, तो 2005 में। ये केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया, जबकि सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है यह कानून सरकारी स्तर पर जन भागीदारी एवं पारदर्शिता को बढ़ाने का शक्तिशाली कदम साबित हुआ। इस कानून के माध्यम से आम व्यक्ति सरकार अथवा किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। तो इसी कानून के तहत जो आम आदमी है वह सरकार या किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त करने का हकदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। लिखा है शिक्षा को सरल एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम सन 2009 में बनाया गया। इसी तरह राजस्थान सरकार ने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 बनाया, जो 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। ये राजस्थान राज्य सरकार द्वारा बनाया गया। ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2011 से। आगे लिखा है इस अधिनियम में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक का प्रावधान किया गया है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
इस अधिनियम के तहत बच्चा अपनी आयु अनुसार निर्धारित कक्षा में कभी भी प्रवेश ले सकता है। निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होती हैं, जिसके बदले सरकार द्वारा तय राशि निजी स्कूलों को दी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित होती हैं कमजोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए। और ये राजस्थान सरकार ने कब लागू किया है? 1 अप्रैल 2011 से लागू किया है। और ये बनाया कब गया? 2010, यानी कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 और लागू हुआ है 1 अप्रैल 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बाल अधिकार। चलिए बाल अधिकार के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया था। बाल अधिकार समझौता ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सभी बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है। इस बाल अधिकार समझौते पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। तो ये आपको याद रखना है, बाल अधिकार समझौते पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए? 1992 में। बच्चों के ये अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं। इनमें जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार शामिल है। तो ये 4 मूल सिद्धांत हैं और ये आपको याद रखने हैं। जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति बाल संरक्षण के मुद्दों की सामुदायिक स्तर पर क्रियान्विति व जागरूकता हेतु कार्य करती है। अब लिखा है चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में। राज्य में कठिनाइयों में घिरे पीड़ित, उपेक्षित, लावारिस, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा 1098 टोल फ्री टेलीफोन सेवा संचालित की जा रही है। ये नंबर आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए तो आपको ये नंबर याद रखना है, 1098। आगे लिखा है राजस्थान में बाल संरक्षण की चुनौतियां जैसे बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, बाल लिंगानुपात, बाल श्रम, कुपोषण आदि के उन्मूलन एवं सुधार के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। तो ये हेल्पलाइन नंबर याद रखिएगा। अब लिखा है राजस्थान संपर्क पोर्टल। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो बीच बीच में दिया जाता है उसमें ये लिखा है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है राज्य सरकार ने सितंबर 2019 को जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण करने का अभिनव प्रयास किया है। इस पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हुए बिना समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है, यानी व्यक्ति को जाना भी नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन वह अपनी समस्याओं को दर्ज करवा सकता है। पंचायत समिति और जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। सिटीजन कॉल सेंटर 181 से शिकायत को दर्ज कराने व उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। तो ये राजस्थान संपर्क पोर्टल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध के बारे में। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है यह एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को साइबर अपराध से बचाने एवं सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ और आईटी के प्रशिक्षित लोग इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं। आगे लिखा है साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है बदलती तकनीकी के कारण हमारी सुरक्षा हमारे लिए काफी चुनौती भरा काम हो गया है। साइबर धमकियों, अपराधों से बचने के लिए हमें जानकारी को सुरक्षित रखना काफी जरूरी है। अब यहाँ पर साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले लिखा है रैनसमवेयर। यह एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। फिर उसके बाद अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम के
मालिक से राशि वसूलता है और तभी उसके सिस्टम को छोड़ता है। तो ये होता है रैनसमवेयर। दूसरा लिखा है मालवेयर। यह कंप्यूटर की किसी फाइल या फिर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि कंप्यूटर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन आदि। तो ये कंप्यूटर की किसी फाइल या प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है। अगला है साइबर धोखाधड़ी। इसमें वार्तालाप के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जाता है ताकि उनसे उनके निजी डाटा, पासवर्ड आदि की जानकारी ली जा सके। फिशिंग व स्पूफिंग इसके उदाहरण हैं, तो इनके उदाहरण याद रखिएगा। चलिए अब जो फिशिंग और स्पूफिंग है इसके बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले लिखा है फिशिंग के बारे में। यह एक तरह का ठगी का तरीका है जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वस्त संस्थानों के नाम से फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं। इस तरह के मेल का उद्देश्य जरूरी डेटा को चुराना है, जैसे क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की जानकारी। दूसरा है स्पूफिंग। तो इसमें ठगी करने वाला व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने किसी अन्य की पहचान या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, ये उदाहरण हैं साइबर ठगी या धोखाधड़ी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है साइबर सुरक्षा के उपाय। साइबर सुरक्षा के लिए अपने पासवर्ड या एटीएम पिन को गोपनीय रखें एवं समय समय पर बदलते रहें। अपने कंप्यूटर व लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। किसी को भी फोन या ईमेल पर व्यक्तिगत जानकारी न दें। एटीएम व बैंक खातों से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना तत्काल संबंधित बैंक को दें। साइबर अपराध की स्थिति में नागरिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो ये याद रखना है, यहाँ आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं ऑनलाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है वर्तमान समय में इस राज्य के विकास के लिए ऐसे कई प्रकार के राजकीय प्रयासों की पहल की जा रही है, जिसके फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को यह एहसास दिलाने के लिए कि उसका मत देश के लिए महत्वपूर्ण है, स्वीप व मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है। समस्त वर्गों के कार्य के प्रति जवाबदेही हेतु सूचना का अधिकार तो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून बेहतरी के लिए बनाया गया है। वहीं नवीन तकनीकी को अपनाने व अपने कार्य को सुगम बनाने के साथ छिपे चले आए साइबर अपराधों से बचने के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिन जागरूकता एवं सामाजिक सुधार हेतु किए जाने वाले राजकीय प्रयास ही उस राज्य को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाते हैं। तो लेसन होता है यहीं पर समाप्त। शब्दावली दी गई है, चलिए शब्दावली पढ़ लेते हैं। लिखा है नोटा इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द एबव। वीवीपीएटी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। और स्वीप यानी सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता। अब ये 2 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, ये आपका होमवर्क है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर आपको बतानी है और भूदान आंदोलन के जनक बताने हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 8वां चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में 9वां चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी। 9वें चैप्टर में आपको ग्रामीण व शहरी प्रशासन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं प्रत्येक वीडियो में एक ही लेसन पढ़ाऊंगी। अब थोड़े बड़े बड़े लेसन हैं तो आप लोगों को पढ़ने में परेशानी भी नहीं होगी, इसीलिए मैं एक लेसन कंप्लीट करवाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर किया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।